अपन जो अध्याय 3 के अंदर ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत पढ़ रहे थे, उन स्रोतों के आगे पढ़ते हैं। उनसे दूसरा कौन सा था? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा संसाधनों के दो स्रोतों को दो भागों में बांट रखा था, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जिनका अपन क्या कर सकते हैं? नवीनीकरण कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों का और दशकों सालों में ही क्या है? विकास किया गया है, जिनका मानव जीवन में अब लगातार क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। यानी दशकों सालों में ही इनकी शुरुआत की गई है और वर्तमान में इनका क्या है? विकास जारी है। तो समझ गए होंगे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, सालों से चले आ रहे हैं। यानी मनुष्य के जीवन में एक बार उनका निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए वो क्या है? परंपरा से चले आ रहे हैं, उनका नवीनीकरण नहीं होता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है और दशकों सालों में ही उनकी खोज हुई है और वर्तमान में उनका विकास जारी है। तो गैर परंपरागत ये ऊर्जा संसाधन, ये ऊर्जा संसाधन क्या है? नवीकरणीय है। हाल ही के दशकों में इनका उपयोग किया जाने लगा है। और वर्तमान में इनका क्या हो रहा है? विकास। वर्तमान में इनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? नवीकरण ऊर्जा संसाधन है। हाल ही के दशकों में इनका क्या है? उपयोग किया जाने लगा है और ये क्या है? अभी इनका विकास हो रहा है। अब अपन पढ़ते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं कौन कौन से। तो अपन पहला पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। कौन सा है? पवन ऊर्जा। क्या कभी पवन खत्म हो सकती है क्या? नहीं। तो जब तक जहाँ पवन ज़्यादा चलने की संभावना होती है, उन क्षेत्रों से क्या है? विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। आज एक दिन कम चल गई तो दूसरे दिन ज़्यादा चलेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, तो क्या है? विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ये कभी खत्म होने वाला स्रोत नहीं है। तो पहला इसका लाभ क्या है? अपन साथ साथ में अपना क्वेश्चन था कि परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में लाभ और हानि क्या है। तो पहला इसका लाभ क्या है कि ये क्या है? प्रदूषण मुक्त है। पहला लाभ क्या है कि पवन के द्वारा जो अपन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उससे क्या होता है? प्रदूषण न के बराबर होता है। तो प्रदूषण मुक्त है, ये प्रदूषण इससे बिल्कुल नहीं होता है। पवन चक्कियों के माध्यम से और क्या है? पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा इसका लाभ क्या है? एक बार स्थापित होने पर, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन
विद्युत उत्पादन में जो लागत आती है वो क्या है, कम होती जाती है, कम लागतें आती है। यानी एक बार स्थापित कर दी पवन संख्या, एक बार स्थापित कर दी तो कई सालों तक उनसे क्या है, विद्युत का उत्पादन होता रहता है, तो यानी लागतें कम आती है। अब इस पवन ऊर्जा से हानि क्या है, ठीक है, हानि है, इससे क्या होती है, जब ये पवन संख्या जब ऊंचाई पर लगाई जाती हैं तब क्या होती है, इनसे जोर जोर से आवाज आती है, तो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है इनसे, ठीक है। फिर दूसरी बात, जो अपन पवन चक्की स्थापित करते हैं, पवन चक्कियों को स्थापित करना क्या है, महंगा पड़ता है, ठीक है। तीसरी क्या है, रेडियो दूरदर्शन आदि में क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करती है। इसकी जो लंबी लंबी पंखुड़ियां होती है उसके कारण क्या है कि जो रेडियो की, दूरदर्शन की जो तरंगे आती हैं उनके प्रसारण के में क्या करता है, ये रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण जो संकेत आते हैं, रेडियो दूरदर्शन प्रसारण के जो संकेत आते हैं उनमें क्या है, संकेतों में व्यवधान होता है, ठीक है। और चौथी हानि क्या है इससे, चौथी हानि है, पक्षियों के लिए क्या ये हानिकारक है, क्योंकि पक्षी उड़ते हैं और इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो क्या है, काफी लंबी होती हैं, जिससे ये घूमती है हवा से घूमने के कारण उनके पंख वगैरह कटने का डर रहता है, तो पक्षियों के लिए ये क्या होती है, हानिकारक, पक्षियों के लिए हानिकारक, ठीक है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का पहला जो अपन है वो क्या है, पवन ऊर्जा, जिससे प्रदूषण मुक्त होती है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत का उत्पादन क्या है, कम लागतें आती है। फिर इससे हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है, रेडियो दूरदर्शन के जो प्रसारण आते हैं उनके जो संकेत आते हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न होता है, और पक्षियों के लिए ये क्या होती है, हानिकारक, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। सौर का भी सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है लगातार, उससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। या सूर्य की जो रोशनी है वो खत्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो इससे भी अपन को क्या है, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं लगातार। तो ये भी क्या है, एक नवीनीकरण संसाधन है, पुनः उसका नवीनीकरण। आज विद्युत उत्पादन कम उत्पादन किया गया, तो कल अच्छे से तेज धूप जब निकलेगी तो उसका अधिक उत्पादन हो जाएगा, तो ये क्या है, ये नवीनीकरण यानी पुनः स्थापित अपन उसको कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का, वो क्या है, पवन ऊर्जा। दूसरा स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो अपन ने पढ़ लिया। सौर ऊर्जा ये क्या है, इसका जो लाभ है वो क्या है, पहला क्या है, असमाप्य है, यानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है ये, असमाप्य, समाप्य यानी समाप्त होने वाला, असमाप्य यानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा इसका लाभ क्या है, ये भी प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा
से विद्युत उत्पादन की क्या है, अच्छी संभावना है। ठीक है, अच्छी संभावना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो बीच वाला भाग है ये भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5, दोनों इनके बीच में जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ इस पृथ्वी में यहाँ जो देश स्थित हैं उन देशों के अंदर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने की अच्छी संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं इन क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब है इसकी हानि, यानी सौर ऊर्जा से हमें क्या हानि होती है। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा से पहली है ये जो पद्धति है वो क्या है? खर्चीली है। दूसरा है स्रोत विकसित करना महंगा, यानी वही इसे विद्युत उत्पादन करने के लिए जो मशीनें लगाएंगे वो क्या होंगी? महंगी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ते हैं। तीसरा जो है वो क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा तीसरा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ क्या है? पहला लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त। क्या है ये भी प्रदूषण मुक्त है। इससे जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो अधिकतर क्या रहता है? प्रदूषण मुक्त ही होता है। दूसरा क्या है? ये भी क्या है? असमाप्य है। ठीक है, असमाप्य है। फिर हानि क्या है? वन्य जीव आवास का क्या होता है? नष्ट होना। दूसरी हानि क्या है? इसका दोहन करना क्या है? कठिन है। ठीक है, दोहन करना कठिन है। ये इसके लाभ और हानि है। चौथा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का परमाणु ऊर्जा। परमाणुओं के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना। परमाणु ऊर्जा राजस्थान के अंदर भी, ठीक है, गंगानगर और ये कोटा के अंदर परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या है? कि एक साथ बड़ी मात्रा में, लाभ क्या है इसका? लाभ है एक साथ ज्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन। ठीक है, एक साथ मतलब ज़्यादा मात्रा में विद्युत का क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है। हानि क्या है? हानि है कि ये जो पद्धति है वो भी खर्चीली है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो रेडियो एक्टिव वेथ में उत्पन्न करना, रेडियो एक्टिव वेथ में उत्पन्न करना, ये इसकी हानि है। ठीक है, आगे क्या है?
बायोगैस, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे गोबर है, भी गोबर से अपन खाद तो बनाते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा है घर का, और उसके द्वारा विद्युत का जो उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, तो बायोगैस। बायोगैस के द्वारा गैस का निर्माण किया जाता है। लाभ क्या है इसमें, जो लागत आती है वो क्या है, कम लागत, यानी कम लागत में ही गैस का उत्पादन किया जा सकता है। बायोगैस यानी विद्युत का ही गैस का उत्पादन किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, इसका जो उपयोग करना वो क्या है, उपयोग करना आसान है। तीसरा इसका लाभ क्या है, तीसरा लाभ है वो जैव वैध जो पदार्थ होते हैं, जैव वैध पदार्थों का, जैव वैध पदार्थों का उपयोग करना, ठीक है, यानी जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जैविक जो पदार्थ होते हैं, उनका भी क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, और सस्ते लागत में ही क्या प्राप्त हो जाती है, गैस प्राप्त हो जाती है। अपन को पता है कि प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस कौन सा संसाधन है, परंपरागत संसाधन है, जिसकी स्रोत क्या है, लिमिट है, एक मानव जीवन में खत्म हो सकते हैं। तो इससे अपन क्या है, गैस का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि कम लागत के अंदर और घरों में ये उपयोग में ली जा सकती है। अब हानि क्या है, उपयोग करके वह गैस का उत्पादन करना। हानि यह है कि हरित ग्रह पर क्या डालती है, ये प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव का कारण, ठीक है। और आगे आता है इसका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का भी लाभ क्या है, स्वच्छ वातावरण, क्योंकि अपन जब स्वच्छ वातावरण, जमीन के अंदर जब अपन जाते हैं तो उसमें भी क्या है, जैसे जैसे जमीन की गहराई में जाते जाते तो दाब क्या है, बढ़ता जाता है। उस दाब के बढ़ने के कारण भी अपन उसके जो ताप होता है, उसमें जो गर्मी है, उससे भी क्या है, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण की हितैषी है। क्या है, हितैषी, पर्यावरण हितैषी और पर्यावरण हितैषी और आसानी से उपलब्ध, ठीक है, पर्यावरण से हितैषी और आसानी से उपलब्ध। हानि यानी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या, बस्तियों से इसको बहुत दूर इसका उत्पादन किया जाता है। शहर से इसका, शहर से दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन जो होता है, विद्युत वहन क्या है, महंगा पड़ता है, यानी विद्युत वहन खर्चीला बनता है, ठीक है, ये इसकी हानि है। तो इस चैप्टर के अंदर खनिज एवं संसाधन के अंदर अपन ने पढ़ा खनिज की परिभाषा, खनिज के प्रकार, कि कौन कौन से कहाँ खनिज पाए जाते हैं, उनका वितरण कहाँ है, और कौन कौन खनिजों के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, कौन कौन से भारत के अंदर कौन कौन से खनिज है, ये सब अपन ने इसके बारे में पढ़ा। अब आपको इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो जैसे मैं आपको दूँ उसके हिसाब से आपको करने हैं कॉपी के अंदर, और वो आपको
मतलब ड्यू नहीं रखनी है, लगातार वो काम आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अब समझ में आ गया होगा। अपना यही खत्म होता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और कमेंट बॉक्स जो है उसके अंदर, उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सुझाव जो भी समस्याएं हैं वो लिख करके और मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।